ओके, तो टेंशन को रिजॉल्व कर लेंगे। T1 cos थीटा ऊपर आएगा और ये वाला ओरिजेंटल कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन थीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट P के लिए, फॉर पॉइंट P, तो देखो अभी T2 किसके बराबर होना चाहिए? T1, ओके, T1 साइन थीटा 50 के बराबर होना चाहिए फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। T1 साइन थीटा कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 50 न्यूटन। दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी वो ओरिजेंटली रुकी रहेगी पॉइंट, वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं जाएगी। कब ये वाला कंपोनेंट ऊपर खींच रहा है उतने फोर्स से ये नीचे खींचे तो वो वही रुका रहेगा। T1 cos थीटा शुड बी T2 विच इज इक्वल टू 60। ऊपर से हमने पहले निकाला हुआ है, डिवाइड कर दो, ये 1 ये 2। जब हम डिवाइड करते 1 एंड 2 को, या फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो, नहीं एंगल चाहिए, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो T1 मिल जाएगा, और अगर हमें एंगल चाहिए तो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा आ जाएगा लेफ्ट साइड में, दैट विल बी tan थीटा। इधर 5/6 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ठीक है, तो आंसर देखते क्या है। ठीक है, ये आंसर होगा, देख लेंगे, सॉलिड एग्जाम्पल है ये। और कुछ निकलना है इसमें? एंगल ही निकालना है ना? ठीक है, क्लियर टू ऑल? बोलो। हाँ सर। यस तो सर। ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, ऐसा एक क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन होमवर्क, यू शुड डू इट। ऐसा नहीं है बट इक्विलिब्रियम का है वो। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत आसान होते करने हैं, उसमें एक स्टेप कम हो जाता है ना, वो F इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इसमें एक फोर्स पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो दोनों फोर्सेस, ये वाला फोर्स इसके बराबर, तो मास इंटू एक्सेलरेशन वाला टर्म 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो राइट साइड में 0 हो जाता है, तो टर्म कम हो जाते हैं इसमें, है ना। ये तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से सॉल्व करना पड़ता है कोई भी, ये भी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए ही है, बट एम ए वाला टर्म 0 है और एफ नेट में एक टर्म पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला दूसरी तरफ जाके वो इक्वल हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़े कम डिफिकल्ट है, बिकॉज कैलकुलेशन कम हो जाती है उसमें। तो देखते हैं फिर इसका इक्विलिब्रियम का दूसरा क्वेश्चन कौन सा, ये वाला है, देखो दिस इज द क्वेश्चन। पुली मैंने अभी नहीं पढ़ा है ना तुम्हें, ठीक है। पुली मतलब, पुली क्या होती है? वो डायरेक्शन चेंज करती है। रोप जैसे हमने पुली लगा दी ऐसे, तो पुली के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आगे, पहले क्वेश्चन लिख लो, पुली का मैं थोड़े आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तभी इसका कोई काम नहीं है पुली का, बस हैंग कर रहा है वो। देखो, फाइंड थीटा इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये मास m है, ये इन आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं।
और ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये भी मास m है, ये भी m है, और बीच वाला मास कितना है, m√2 है, और ये थीटा इधर से भी है, इधर से भी थीटा, तो थीटा निकालना है तुम्हें, हाफ एंगल निकालना है, टोटल एंगल पे 2 थीटा हो जाएगा। अगर बोलेगा दोनों दोनों इंक्लाइन रोप के बीच का एंगल निकालो, 2 थीटा निकालना पड़ेगा, तो डबल करना पड़ेगा उसको। तो फिलहाल तो हमें थीटा ही निकालना है, वर्टिकल से एंगल एक साइड। तो क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम में, तो कैसे करेंगे, यू डू इट होमवर्क में, नॉट नाउ, एंड सेंड इट, सॉल्व एंड सेंड आल्सो। नोटेड। ऑल राइट, अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। लीनियर मोमेंटम याद है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो सपोज 2 पार्टिकल हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 2 पार्टिकल हैं, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा कोई भी, इनको ऐसे वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया, उसके बाद फोर्स लगाना बंद है, तो इनको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब उस कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस सपोज है ना, और फ्रिक्शन नहीं है उस पर, तो प्रोजेक्ट करके छोड़ दो, उसका जो ग्रेविटी है नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा नहीं, तो आइसोलेटेड बोल सकते हो उसको, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। इंटरएक्टिंग वर्ड छोड़ दो, इंटरएक्टिंग इसलिए लिखा है कि वो कोलाइड हो सकते हैं आगे जाके, इंटरएक्ट हो सकते हैं आपस में, कोलाइड हो सकते हैं। तो कोलिजन जो होता है, ये इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो इफ नेट फोर्स, ऐसा बोले, इफ नेट फोर्स is zero on the system of particles, its linear momentum remains conserved। तो नेट फोर्स जो है जीरो जो है, उसको ही आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। नेट फोर्स जीरो दो केसेस में हमेशा रहेगा, एक तो कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते, इंटरनल फोर्सेस होते हैं, तो उसमें हमारा ये वर्क करता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा जो है एक्सप्लोजन, कोई शेल एक्सप्लोड हो रहा है, या कोई न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकल गया या बीटा पार्टिकल निकल गया, वो भी इंटरनल चेंजेस, इंटरनल एक्सप्लोजन हो रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसके ऊपर, नोबडी इज पुलिंग इट आउट, तो इंटरनल रिएक्शंस हो रही हैं। और जो ब्लास्ट होता है, शेल का जो ब्लास्ट होता है, वो भी इंटरनल केमिकल एनर्जी से होता है। कोलिजन हो रहा है, वो उसमें भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं, बाहर से कोई पकड़ के कोलाइड नहीं करा रहा उनको, किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है, तब ये फेल हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल फेल। होल्ड भी किया हुआ तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए,
और उसके बाद जो है जिस समय कोलिजन हो रहा है उस समय इट शुड बी फ्री। तो इसको प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया सर। अभी फोर्स नहीं लगा ना, इसकी स्पीड अगर ज्यादा होगी तो जाके टकराएगा इसके साथ। तो इसका इनिशियल मोमेंटम ए का पी ए है, पी मीन्स मोमेंटम, इसका पी भी है। यहाँ पे सपोज कोलाइड हो गए वो, तो ये ए वाला इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब दोनों का। इसका पी बी डैश कर लो इसका, और इसका पी ए डैश कर लो। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। तो बिफोर कोलिजन कितना है, इतना है। आफ्टर कोलिजन ऐड कर लो तो इक्वल होगा दोनों का, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा। कोलिजन के बाद क्या होता है, एक का बढ़ जाता है एक का घट जाता है, बट टोटल उतना ही रहेगा। सब दोनों के बाद 100 ऐसा यूनिट था, बाद में भी 100 ऐसा यूनिट हो जाएगा। इंडिविजुअल का नहीं रहता कंजर्व, एक का घटता बढ़ता है कोलिजन में या कुछ एक्सप्लोजन में, बट सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करके देखिए कैसे आता है। कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी विद द इनिशियल मोमेंटा पी ए एंड पी बी। द पार्टिकल्स कोलाइड and get apart with the final momenta PA dash and PB dash respectively। तो पहले ये थे, कोलिजन के बाद डैश हो गए, वो चेंज हो गए। इफ डेल्टा टी इज द टाइम ऑफ कोलिजन, दोनों के बीच का कोलिजन डेल्टा टी तक रहा, एफ ए बी इज द फोर्स ऑन ए बाई बी, एफ ए बी इज द फोर्स ऑन ए बाई बी, and FBA is the force on B by A। जो पहले हो रहा है, पहले सबस्क्रिप्ट है, उसके ऊपर फोर्स है, कौन लगा रहा, दूसरा वाला। तो पहले वाले का मोमेंटम चेंज होगा एफ ए बी से। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा डी को इधर ले आओ, तो एफ ए बी फोर्स ऑन ए बाई बी इंटू ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, तो ए का जो है मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये फाइनल मोमेंटम है ए का, ये इनिशियल मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकेंड लॉ बोलो या इम्पल्स बोल दो, सेकेंड लॉ ऑब्लिक इम्पल्स और इम्पल्स। इम्पल्स भी सेकेंड लॉ से ही आ जाएगी, वो डेल्टा टी यहाँ पे होता है ना, इधर ले आओ, तो सेकेंड लॉ ही है, चेंज किया उसको थोड़ा, या इम्पल्स बोलो। तो ये हो गया, और इसमें फोर्स ऑन बी बाई ए, तो बी का मोमेंटम चेंज होगा, फाइनल मोमेंटम डैश में है, इनिशियल पी भी है। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कोलाइड होंगे, ऐसे कोलाइड हो, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट थर्ड लॉ में। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो एफ ए बी की वैल्यू ये है, एफ बी ए की वैल्यू टी, डेल्टा टी विल गेट कैंसल, डेल्टा टी विल गेट कैंसल, ये डेल्टा टी। ठीक है, दोनों तरफ डेल्टा टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बट विल गेट कैंसल, चाहे तो लिख लो चाहे तो छोड़ दो। तो ए वाले टर्म्स, ओके, टाइम वाले डैश वाले एक तरफ शिफ्ट कर लिए, विदाउट डैश वाले एक तरफ। तो ये इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल टोटल मोमेंटम, और ये फाइनल टोटल मोमेंटम। तो ये प्रूव करना था। तो ये कोलिजन वाले में कंजर्व रहेगा, और कहाँ कंजर्व रहेगा, गन के एग्जांपल। अब तुम बोलोगे गन में तो फोर्स लगा रहे, गन में ट्रिगर प्रेस कर देते हैं बस, उसके बाद जो है
वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर प्रेस करते हैं। बाकी एक बुलेट है और एक गन है, दोनों इनिशियली रेस्ट पर आइसोलेटेड सिस्टम है वो, है ना। तो triggering of chemical reaction is done by that trigger। बाकी वो आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं उसको। गन एंड बुलेट हो गया, एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई। अल्फा बीटा अल्फा डीके वगैरह, इसमें सब में लगेगा। कोलिजन हो गया, कोलिजन का तुमने लिखा ही है ऊपर, कोलिजन का एग्जांपल ही लिया। तो ये सब क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी वेरी मच इन एक्शन। प्रूफ भी पूछ सकते हैं, तुम्हारे स्कूल में अगर पढ़ाया जाएगा तो प्रूफ भी पूछेंगे। गॉट इट? देखते हैं इसके न्यूमेरिकल 2-3 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे ये मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0, दैट द मोमेंटम वेक्टर्स कैनॉट। ओके देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो, फिर से पढ़ते हैं इसको। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल टोटल फाइनल मोमेंटम इज 0, ठीक है। तो इनिशियल भी 0 होगा। फिर टू मोमेंटम वेक्टर्स cannot sum to null momentum unless they are equal and opposite। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ छूट गया इसमें, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तभी 0 हो सकता है ना। तो वही तो क्वेश्चन करने वाले सब हम, इक्वल एंड अपोजिट ही लेने वाले। अगर इनिशियली 0 है तो फाइनल भी एक इधर गया तो एक इधर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो न्यूक्लियस इज एट रेस्ट एट लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ग्राउंड। लेबोरेटरी तो क्या है, अर्थ में है वो, और ग्राउंड है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 पे है, मतलब कुल मिला के वो 0 पर है, रेस्ट पर है। शो दैट इफ it disintegrates into two smaller nuclei, the product must move in opposite direction। तो देखो, तो इनिशियल मोमेंटम is equal to final momentum। Momentum is the plural of momentum। तो 0, ये m1, एक का p1 ले लो और दूसरे का p2 ले लो। Therefore p1 is equal to minus of p2। इक्वल भी है, अपोजिट भी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो 0 होगा। एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव, तभी तो 0 आएगा। दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकती? कॉमन सेंस। अगर ये सब यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो ये बाकी की न्यूक्लियस पीछे भागती, नो डाउट स्लोली जाती। जैसे गन से फायर करते बुलेट, बुलेट आगे गई, गन पीछे आई,
तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था और फाइनली भी इनिशियली मोमेंटम 0 था, दोनों का मिला के फाइनली भी 0 होगा। बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी। So everything, everywhere will be, things will be happening like this. If initially they are at rest, one part will go in forward direction, other will come backward direction. Are you getting it? Are you there? हाँ सर। Yes, sir. Okay. ऐसे ये भी क्वेश्चन है, देखो। Shell of mass इतना is fired by the gun of 100 kg muzzle speed. muzzle speed मैंने पहले बताया, जिस स्पीड से बुलेट बाहर निकलती है। तो इनिशियली 0 और दूसरा M1 V1 प्लस M2 V2। तो मास, शेल का मास कितना है? 0.02। कितनी वेलोसिटी से गई? 80 से। प्लस गन का मास कितना है? 100, बड़ी गन है। और कितनी स्पीड से रिकॉइल, बैक रिकॉइल क्यों बोलते? पीछे जाती वो, V2। तो V2 के लिए सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? 1.6 आ रही है अपॉन 100 माइनस B। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। जितनी हैवी गन होगी उतना कम स्पीड से पीछे भागेगी। माइनस मीन्स रिकॉइल, सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड बैकवर्ड और रिकॉइल। All right. कौन बोलो, कोई डाउट? नहीं सर। नोट कर लो। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के। रेफर डायग्राम एंड फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स। Refer diagram and find acceleration of the system. Number 1, acceleration of system. Number 2, force between two blocks. तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम में थोड़ी देर के लिए उसको एक सिंगल ब्लॉक मान लो। ऐसा ब्लॉक मान लो, कितने किलो का? 2 and 3, 5 kg का। ये 5 kg का मान लो सिंगल ब्लॉक, और ये 20 न्यूटन लग रहा है, ये 10 न्यूटन लग रहा है। तो एफ नेट कितना होगा? एफ नेट इज एम ए से सिंगल ब्लॉक मान के हम कर रहे हैं। तो ये 20 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, किधर जाएगा वो? इस तरफ
हायर फोर्स की तरफ, तो 20 माइनस 10, टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3 5 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ये 10/5, दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर टू ऑल। एक्सेलरेशन निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि वह सिंगल ब्लॉक है, कोई आजा नहीं है उसमें, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद सेकेंड पार्ट करना है, अभी में सेकेंड पार्ट करना है ना। यहां तक क्लियर है। माइनस क्यू की अपोजिट फोर्सेस है, वेक्टर लॉस, एक इधर एक इधर। तो अभी दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालें? ये एक दूसरे को सपोज एन लगा रहे हैं फोर्स, दे आर अप्लाइंग द एन फोर्स ऑन ईच अदर, ऐसे। ये एन से पुश करे, न्यूटन थर्ड लॉ से वो उसको रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट ब्लॉक 2 kg का अगर हम एफबीडी बना लें, 2 kg का एफबीडी बना लें, ठीक है, तो इधर से तो 20 लग रहा है, और वो नॉर्मल, वो एक्शन रिएक्शन दोनों के बीच में एन है, और सिस्टम एक्सेलरेशन ए से 2 मीटर से आगे बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 2 kg फॉर 2 kg ब्लॉक, let n is the action reaction force between them, let n is action reaction force between two blocks, then F net, फिर से वही F net is equal to ma वाला फार्मूला I told you mostly। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स पहले, बड़ा फोर्स पहले लिखते हैं, तो 20 n छोटा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन उस तरफ ही हो रहा है। मास कितना इसका 2 kg का, और एक्सेलरेशन कितना निकाला हम लोगों ने, सिस्टम का 2 निकाला। तो यहां से 4 को इधर ले आओ n, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16, n इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो जो पहले 2 kg ब्लॉक 3 kg को 16 से पुश कर रहा है, उससे भी निकाल सकते थे, तो दूसरे से भी निकाल सकते हो। अभी इसका ले लो चाहे तो, अगर हम 3 kg का एफबीडी बना लेते हैं यहाँ से ऐसे, ये n माइनस 10 ऐसा लिखते हैं एक्सेलरेशन 2 का, तभी n बढ़ा जाता है, हमें पता है कि ये इधर जा रहा है, n माइनस 10 लिखते हैं, n माइनस 10 लिख लो ma, तो उससे भी 16 आ जाता है। किसी ने किसी का एक का एफबीडी बना के सॉल्व कर लो, और ये n क्या नॉर्मल रिएक्शन है, ये n क्या न्यूटन है, ऐसे कैंसिल नहीं कर देना, 1 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा फिर तुम्हारा, which will be wrong, 1 cannot be equal to 16 है ना। 1n is for Newton, 1n is for normal reaction। Are you getting it? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अरे देर तुम लोग हो लाइन पर?
हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो देखते हैं, जस्ट क्लास का टाइम अभी खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। या फिर एक काम करो कि ये क्वेश्चन खुद ही कर लो अभी होमवर्क में। अभी हमने क्या किया, देखो देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा वैसा ही टाइप है। यहाँ वहां पे हमने एन लिया था, यहाँ पे टेंशन लेना पड़ेगा। रेफर डायग्राम क्वेश्चन लिख देता हूँ। रेफर डायग्राम and find number 1 acceleration of system and number 2 tension in the string which is ideal, ये वाला टेंशन। ठीक है, तो कितना टेंशन आएगा वो निकालना है और कितना एक्सेलेरेशन। तो यू वांट द हिंट इन दिस, तुम्हें कुछ हिंट चाहिए इसमें। देखो ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो उसका ये वाला कंपोनेंट आगे खींचेगा उसको, तो ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कितना होगा? 10 cos 60, that component you need, that's all। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर, उसका कोई रोल नहीं होगा, बस ये इसका रोल होगा। तभी ये कैसा हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं क्या, 20 कर दूं इसको। ठीक है, 20 न्यूटन कर दिया। तो ये वाला कंपोनेंट्स को आगे खींचेगा, पूरा सिस्टम आगे जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल देंगे, फिर इसका एफबीडी बना के टेंशन निकाल लेंगे, इसको आइसोलेट करके। इसको भी आइसोलेट, इसका भी एफबीडी बना के कर सकते हैं। दोनों से टेंशन सेम ही आएगा, सिस्टम का टेंशन एक ही आएगा। ठीक है, तो समवॉट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वहां पे एक दूसरे को कांटेक्ट में थे। ठीक है, तो मोस्टली वैसे ही हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो वील स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट करेंगे और आगे देखते क्या है। हाँ, ये रोप एंड पुली प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, ये उसको करेंगे, आज नहीं करते उसको। यहाँ पेंट कर दूं। हाँ सर। तो एक दो ही क्वेश्चन है होमवर्क के लिए किए हैं, और एक पीछे था शायद, 2-3 ही होंगे, 2 ही होंगे शायद। तो जस्ट आई एम स्टॉपिंग हियर, we'll continue in the next class. Thank you. If you have any query, just you can ask, otherwise we'll wind up. Okay then.